डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2023 तक के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें उल्टा मैं बोल रहा हूँ क्या। हाँ, रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों को हमने सॉल्व कर लिया है और हम भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा। जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को समाप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है। उसको 25 सेमी दूर स्थित वस्तु को पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा गया कि वो 20 सेमी की दूरी की वस्तु को पढ़ सकता है। उसके बाद आपको 25 सेमी पर पढ़ना है, तो कौन सा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि लेंस लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ के सवाल जो हैं लेंस सूत्र से ही लगते हुए दिखेंगे और फॉर्मूला लगेगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो V है वो भी ऋणात्मक मानेंगे हमेशा, और जो U है वो भी ऋणात्मक मानेंगे। तो मैं आपको कुछ बातें दृष्टि दोष के बारे में बता देता हूं कि जब आप दृष्टि दोष से संबंधित सवाल लगाएंगे तो आप क्या करेंगे। दृष्टि दोष से संबंधित अगर आप सवाल लगाएंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं जरा आपसे कुछ बातें कर लेता हूं कि दृष्टि दोष के सवालों का कोड, दृष्टि दोष के सवाल का कोड। ठीक है, तो पहला नंबर प्रयोग जो होगा वो लेंस सूत्र होगा। प्रयोग जो होगा आपका वो होगा लेंस सूत्र। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं दूसरा आपको बता दूं, दूसरा नंबर कि जो आपका लेंस सूत्र प्रयोग होगा उसमें आएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो जो उसमें आप U लेंगे वो हमेशा ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? U जो लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। तीसरा नंबर आप लिख लीजिए, जो V लेंगे वो भी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और चौथा नंबर मैं आपको बता दूं, चौथा नंबर याद रखिएगा, 4 नंबर मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आप बिना चश्मे के देखेंगे, याद रखिएगा, जो दूरी बिना चश्मे के देखेंगे, किसके? बिना चश्मे के देखेंगे, उसे V मानेंगे, उसे V मानेंगे। याद रख लीजिएगा, जो दूरी आप बिना चश्मे के देखेंगे उसे आप क्या मानेंगे? V मानेंगे, V। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जो दूरी आप बिना चश्मे के देखेंगे उसे V मानेंगे, और जो दूरी चश्मे से देखेंगे, जो दूरी चश्मे से देखेंगे, याद रखिएगा, उसे आप U मानेंगे, उसे आप U मानेंगे, U। उसे आप क्या मानेंगे? U मानेंगे। इतना बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका इससे संबंधित एक सवाल गलत नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। ठीक है, छठवां नंबर देखिए। अब अगर F माइनस आया, क्या आया जी? माइनस आया, तो अवतल लेंस प्रयोग होगा। कैसा लेंस प्रयोग होगा जी? अवतल लेंस प्रयोग होगा। और अवतल लेंस आपको मालूम ही होना चाहिए कि किस दोष में प्रयोग होता है। अवतल लेंस आपको मालूम होना चाहिए कि किस दोष में प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और इसमें आप बढ़ा सकते हैं कि अगर F धनात्मक आया, F क्या आया? धनात्मक आया, तो F धनात्मक आया तो आप क्या करेंगे? उत्तल लेंस का यूज होगा। कौन सा लेंस का यूज होगा जी? उत्तल लेंस का यूज होगा।
और ये कौन सा दृष्टि दोष होगा, ये होगा आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। चलिए अब जरा इनका यूज करके धड़ाधड़ सवाल को झोंकते जाइए। तो आइए जरा देखिए आप लोग इसको, चलिए समझेंगे आप। देखिए इस सवाल को समझिए और देखिए क्या लिखेंगे आप लोग। पहली बात तो आप यहीं से देख लेंगे कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसलिए अवतल लेंस प्रयोग करेगा, याद रख लीजिएगा, पहले ही आपको मालूम चल गया, निकट दृष्टि दोष है इसलिए आपको अवतल लेंस प्रयोग करेगा वो। ठीक है, चलिए अब जरा हम देखते हैं कि हमें v क्या मानना है और u क्या मानना है। ठीक है, हमें अब v क्या मानना है और u क्या मानना है। तो जरा आप देखिए और समझिए इस बात को, मैं बताता हूँ। 20 सेमी दूरी तक देख सकता है, ठीक है, तो वो देख सकता है। क्या ये चश्मा लगाया क्या? अभी चश्मा नहीं लगाया। 25 सेमी दूरी पर पढ़ने के लिए उसे कैसा चश्मा लगाना पड़ेगा? मतलब ये जो 25 सेमी वाला पढ़ेगा वो चश्मे से पढ़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पीछे क्या लिखवाया, देखिए जरा यहाँ पे आप। तो मैंने कहा कि जो दूरी बिना चश्मे के देखेंगे उसे v मानेंगे, और जो दूरी चश्मे से देखेंगे उसे u मानेंगे। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपने इसको पढ़ लिया 20 सेमी वाला, इसका मतलब उसे आप मान लीजिए v। तो आपने 20 सेमी वाला पढ़ लिया, उसे आप मान लीजिए v। और आपने पढ़ना है 25 सेमी वाला, उसे आप मान लीजिए u। और दोनों का सिंबल कर दीजिए माइनस। अब उसके बाद आप लगा लीजिए लेंस सूत्र। क्या आप लगा लीजिए? लेंस सूत्र। तो आइए जरा, लेंस सूत्र से क्या आया आपका आंसर? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/ जो v है आपका, आपने 20 पढ़ लिया था, वो 20 हो गया, और माइनस आपने 25 नहीं पढ़ा था, 25 पढ़ना था आपको चश्मा लगा कर, वो हो गया 25। तो ये आपका गया 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25, और ये वाला आपका माइनस ही रह गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे इसमें आप लसा लेंगे, वो लसा आपका हो जाएगा 100। तो 20 के पहाड़ में 5 बार में आएगा, और ये आपका 4 बार में आएगा 25 के पहाड़ा में प्लस में। तो आपका आ गया माइनस 1/100, जो कि किसके बराबर आ रहा है? 1/f के बराबर। भिन्न पलट दीजिए, आपका आ जाएगा f बराबर -100 सेमी फोकस दूरी। f बराबर -100 सेमी फोकस दूरी का कौन सा लेंस प्रयोग होगा? ऋणात्मक आया है ना, तो कौन सा लेंस प्रयोग होगा? अवतल लेंस प्रयोग होगा। बस देखिए सवाल कितना चिल्लर जैसा सवाल लगा आपको, कितना आसान सवाल लगा है। इससे आसान सवाल भी कुछ है क्या? बताएंगे आप मुझे? देखिए बस आप यही पॉइंट याद रख लीजिए कि v हमेशा माइनस लेंगे, u हमेशा माइनस लेंगे। v किसको मानेंगे? जिसे आप बिना चश्मे के देख सकते हैं। u किसे मानेंगे? जिसे आप चश्मा लगाकर देख रहे हैं। याद रखिएगा, u किसे मानेंगे आप? जिसे आप चश्मा लगाकर देख रहे हैं। और f माइनस आया तो अवतल लेंस, f प्लस आया तो उत्तल लेंस। चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल है, मैं आपको पहले उसे ही करा देता हूँ, फिर हम लोग अन्य सवालों की बात करते हैं। तो ज़रा देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर वस्तु को पढ़ सकता है। उसके चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है -2 डायोप्टर। तो पहली बात तो ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आने वाली है, अर्थात अवतल लेंस है। अर्थात कैसा लेंस है? अवतल लेंस है, और उसे निकट दृष्टि दोष है। कैसा दोष है जी? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो मैंने देखा कि ये जो चीज़ें दी गई हैं उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, क्षमता दी गई है, क्षमता। तो क्षमता को ही सॉल्व कर लीजिए ना पहले, क्योंकि क्षमता से आपको कुछ बातें मिल जाती हैं। तो चूंकि क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर, तो इसलिए P बराबर आप सूत्र क्या जानते हैं? 100/f, किसमें? सेंटीमीटर में। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। P का वैल्यू रख दीजिए -2, बराबर आप कर दीजिए यहाँ पे 100/f। तो f बराबर आप करने जाएंगे तो हो जाएगा 100/-2, तो पीछे आप आ जाइए, f बराबर आपका आ गया -50 सेमी। कैसा लेंस है?
अवतल लेंस है। यहीं से आपको पता चल चुका है। अब आपके सवाल में v चाहिए और आपके सवाल में u चाहिए। तो जरा आप देखिए कि आपके सवाल में v दिया गया है कि u दिया गया है, बताइए। जौन आदमिया है वो चश्मा पहन के कितना देखा जी? 25 सेमी देखा। ये गधा चश्मा पहन के 25 देख रहा है। तो मैंने कहा जो चश्मा पहन के देखेगा वो u रहेगा। मैंने कहा जो चश्मा पहन के देखेगा वो u रहेगा और जो बिना चश्मे का देखेगा वो v रहेगा। मतलब आप बताइए, आपसे v पूछ रहा है कि u पूछ रहा है? बताइए तो जरा मुझे, आपसे v पूछ रहा है कि u? बताइए, आपसे v पूछ रहा है ना। तो चलिए आप देखिए कि जो इसमें दिया गया है वो u दिया गया है, u अर्थात जो -25 सेमी है वो u है और आपसे v पूछ रहा है। तो झोंकिए ना लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से आइए जरा देखिए इधर। लेंस सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लेंस सूत्र क्या है जी? लेंस सूत्र क्या है इसका? 1/f है। तो f का मान आपका है -50 और आपका 1/v जो है आपसे पूछा था, -1/u में आपका -25 दे दिया गया है। ठीक है, तो आप करिए इसको 1/-50 बराबर आप लिखिए इसको 1/v और प्लस आ गया 1/25। तो क्यों नहीं उसको प्लस से इधर ला दिया जाए। तो आपका आ गया -1/50, ये आ गया -1/25 बराबर आपको बच गया 1/v। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखने वाले 1/v बराबर 25 और 50 का लॉसा कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे आ गया -1 आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि माइनस आपका हो गया यहाँ पे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो आपका आ गया -3/50। पलट देंगे अगर आप इसको तो v बराबर आ जाएगा -50/3। -50/3 काट देंगे आप लोग अगर इसको तो कितना आ जाएगा जी? 16.66 सेमी दूर स्थित वस्तु को वो बिना चश्मे से पढ़ पाएगा। 16.66 सेमी दूर स्थित वस्तु को बिना चश्मे से पढ़ पाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए कितना आसान सुंदर सा सवाल है, अद्भुत सवाल। आप लगा सकते हैं आराम से इसको। कोई गलती लगी क्या आपको इसमें? नहीं लगी ना? तो नहीं लगी तो बस ध्यान में रख लीजिए, रट लीजिए इस सवाल को। जो मैंने पैटर्न बताया उससे देखिए सवाल कितना एकदम आसान तरीके से बिना कुछ मेहनत किए हुए पूरा हो गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, गाना आपको गाना चाहिए, तेरा ध्यान किधर है तेरा सवाल इधर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गाना गाइए, आराम से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के सवालों पर। आशा करता हूँ कि आपको ये चश्मे वाला सवाल एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है एक जौन धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करत बाटे हैं, लेकिन तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल नाहे उत्पन्न होत बा। ऐसा कौने दिशा में संभव है, कौने दशा में? मतलब ये कब संभव हो जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में गति तो करत बा लेकिन ऊपर बल नहीं लगत बा है। तो आइए जरा इस सवाल को हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल हमने देखा था, हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं जी? IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, जहाँ पर I प्रवाहित धारा है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र है और जो L है वो धारावाही चालक की लंबाई है। धारावाही चालक की क्या है? लंबाई है। ठीक है, और जो थीटा है वो क्षेत्र और चालक के बीच का कोण है। क्षेत्र और चालक के बीच का कोण है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपसे एक चित्र बना के दिखाऊं कि अगर क्षेत्र इस दिशा में काम कर रहा है और धारावाही चालक तार ऐसे सीधा ऊपर है तो दोनों के बीच का कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि जो क्षेत्र है इस दिशा में है
और धारावाही चालक तार कुछ इस तरह से गति कर रहा है। देखिए उसने यहाँ पे कुछ कोण बनाया, उसी कोण को यहाँ पे थीटा कहा गया है। और अगर मैंने कह दिया कि अगर वही आपको धारावाही चालक तार उसके समांतर गति कर रहा है, जैसे ये क्षेत्र है आपका और धारावाही चालक तार भी ऐसे ही गति कर रहा है इसी तरह से, तो अब बताइए समांतर हो गया ना। और समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, अर्थात थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप जरा ऊपर के फॉर्मूले में थीटा का मान 0 डिग्री रखिए और मुझे बताइए कि आपका उत्तर क्या आने वाला है। देखिए तो जरा, देखिए आप आई को आई ही रहने दीजिए, बी को बी ही रहने दीजिए, यल को यल ही रहने दीजिए। साइन थीटा में आप रख दीजिए साइन 0 अंश। कितना रख दीजिए? साइन 0 अंश। तो आई बी यल साइन 0 अंश का मान कितना आ गया? 0। पूरा वैल्यू ही 0 आ गया। एफ बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई बल लगा क्या इस पर? नहीं लगा। कब नहीं लगा? जब इधर आपका थीटा की वैल्यू 0 थी। मतलब कब? जब वो समांतर था। क्या था? समांतर था। तो आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा लिखिएगा। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग, कि जब थीटा बराबर 0 हो। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एफ बराबर 0 तक, फिर लिखिएगा अतः इससे स्पष्ट है कि धारावाही चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो, धारावाही चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो, हो गया, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उसी के नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए। जब क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो अधिकतम बल कार्य करेगा। हो जाएगा ना? ये बात को आप दिमाग में भर लीजिए अपने। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ आता है आपके सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो किन बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बल है इसे बोलते हैं लॉरेंज बल, और ये संभवतः आपके सिलेबस से कट चुका है, इसीलिए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। लिख लीजिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल का सूत्र निम्नलिखित होता है। हो गया? तो देखिए, बल होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर लिखिएगा क्यू वी बी साइन थीटा। हो गया? चलिए, जहाँ Q बराबर आप लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर आवेश, जहाँ Q बराबर आवेश, V बराबर वेग, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। और आपका थीटा बराबर वेग व क्षेत्र के बीच कोण, वेग व क्षेत्र के बीच कोण, याद रख लीजिएगा, वेग और क्षेत्र के बीच कोण, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अब किन किन बातों पर निर्भर किया? पहली बात तो आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि यह बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला लिख लीजिएगा, यह बल हो गया, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा
आवेश के वेग पर निर्भर करता है, आवेश के वेग पर निर्भर करता है। तीसरा लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। और चौथा लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश के वेग की दिशा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश के वेग की दिशा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ चित्र बनाकर। जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरह से है और ये जो आपका आवेश Q है वो ऐसे गति करता हुआ जा रहा है, तो इसके बीच का जो कोण बना वो थीटा, इसी कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, वही पिछले वाली कहानी की तरह, अगर लंबवत गति करेगा तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा, और अगर समांतर गति करेगा तो बल नहीं लगेगा, समांतर गति करेगा तो बल नहीं लगेगा। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी कहानी। अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्त्रीन पर, देखिए आपकी स्त्रीन पर अगला सवाल क्या दिख रहा है, ज़रा देखेंगे क्या, बताएंगे मुझे क्या होने वाला है इस सवाल में। देखिए, सवाल पढ़िए और सवाल बताइए, सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए, सोचिए सोचिए और फिर बताइए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बन जाता है, वस्तु के ऊपर में ही बन जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जब वस्तु के ऊपर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो क्या कह रहा है, उसकी फोकस दूरी और उसका रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, उसकी फोकस दूरी और उसका रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, तो अगर आपने दर्पण के नियम कानून याद किए हुए हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही कब बन सकता है, प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर कब बन सकता है, जब वह वक्रता केंद्र पर हो। जब वह कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तभी प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनेगा। याद रख लीजिएगा, इसका मतलब जो 36 सेमी दिया गया है वही वक्रता केंद्र है, इसका मतलब 36 सेमी ही उसकी वक्रता त्रिज्या है। और जब फोकस दूरी निकालेंगे तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और किस दर्पण की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जौन होती है वो होती है ऋणात्मक, इसलिए उत्तर आ गया आपका -18 सेमी। बस 2 कौड़ी का सवाल है, आपको 1 सेकंड के अंदर बता देना है। परंतु आप कहेंगे का गुरुदेव कैसे बताए दे, नंबर बदे हमका है। तो हम कहे नहीं बच्चा, देखो इसको का होगा। इसमें जो आपको सवाल लगाना है आपको फॉर्मूले से लगाना है और फिर हमको बताना है कि आपने का किया है उसमें। तो पहली बात, तो चूंकि अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका F है वो माइनस में आने वाला है, और जो इसका U है वो भी माइनस में आने वाला है, वो भी आपका माइनस में आने वाला है। और जो प्रतिबिंब की दूरी है अर्थात V है वो भी आपका माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो कहा कि ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो U आपका हो गया -36 सेमी। प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बना, तो चूंकि वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब बना, वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब बना, इसीलिए जो आपका V है वो भी कितना सेमी होगा, 36 सेमी होगा। अब आप जरा लगा लीजिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो क्या होगा जी, देखिए तो जरा, बताइए जरा, सराहिए जरा, दिमाग लगाइए जरा, क्या होगा। 1/F निकालना है, 1/V का मान रखा आपने -36 और प्लस 1/U का भी मान रखा आपने -36। तो क्या होगा जी, -1/36 -1/36 हर बराबर है, लॉसा ले लीजिए 36, -1 -1 -2/36
कट गया 18, तो 1/f बराबर आ गया -1/18। भिन्न को दोनों पलट दीजिए तो f ऊपर चला गया और उधर 18 भी ऊपर चला गया, तो -18 सेमी आ गया। मतलब f बराबर आ गया -18 सेमी। तो जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी f बराबर आ गया -18 सेमी, -18 सेमी हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, अब इसका आवर्धन आता है, आवर्धन निकालना है ना इसका। क्या निकालना है जरा देख लीजिए, तो आवर्धन निकालना है ना। तो आवर्धन निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा जी इसका, बताएंगे क्या आप? रेखीय आवर्धन बताइए। चलिए जरा सूत्र देख लीजिए रेखीय आवर्धन का। चूंकि दर्पण का आवर्धन यम बराबर जो सूत्र होता है वो होता है I/O। अगर I/O नहीं दिया है तो -V/U। ठीक है, तो झोंक दीजिए ना, इसी में तो दिया है सारा वैल्यू आपको। तो कितना दिया जी, कितना दिया हुआ है, -V आपको कितना दिया हुआ है, -V आपको कितना दिया हुआ बताएंगे क्या आप? -V आपका 36 ना, 36, और ये भी कितना है -36, तो कट जाएगा ना 36 से 36। तो यम बराबर 36/-36, तो यम बराबर आ गया -1। तो ये इसका आवर्धन हो जाएगा, यम बराबर हो गया आवर्धन। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बस, तो आगे की कहानी अब हम लोग अगले सवाल पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आवर्धन धनात्मक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो जब आप बात करते हैं उत्तल लेंस की, किसकी बात करते हैं, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन, आवर्धन का सूत्र होता है V/U। ठीक है, तो जब भी आप उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उसका प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा बनता उल्टा बनता उल्टा बनता है। ठीक है, तो आपने देखा कि V/U से नहीं काम चला तो हम I/O को भी ले लेंगे। तो I आपका जो है प्रतिबिंब है और जो O है आपका वस्तु है। और आपको मालूम ही होगा कि अगर अक्ष के ऊपर कोई चीज़ रख रहे हैं तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, और नीचे अगर कोई चीज़ रख रहे हैं तो आप उसे निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो जब आप उत्तल लेंस की बात करते हैं ना, तो उत्तल लेंस में जो आपकी 6 कंडीशंस दिखती हैं, 6 कंडीशन में आपकी 5 कंडीशन पर, कितनी कंडीशन पर जी, 5 कंडीशन पर आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, उल्टा। किस लेंस की बात मैं कर रहा हूँ, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए प्रतिबिंब हमेशा उसका उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब को माइनस में लेना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब आपका हो गया माइनस, और जो आपका वस्तु हो गया वो तो हमेशा प्लस में ही रहती है, तो प्लस माइनस आपका क्या आने वाला, माइनस। इसका मतलब आपका उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस जो है उसका जो आवर्धन है हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन एक स्थिति में धनात्मक होता है, जब आप वस्तु को उसके F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख देते हैं। जब आप वस्तु को उसके F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा सीधा बनता है। कैसा बनता है जी, सीधा बनता है। तो देखिए आपने अक्ष के ऊपर ही तो लिया ना इसको भी, इसका मतलब ये भी प्लस हो गया, तो ऑब्जेक्ट भी प्लस और जो आपका इमेजिन, ये क्या बोलते हैं, इमेज है, वो भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। किस कंडीशन में होगा प्लस जी, जब हम उसे F1 और प्रकाशिक केंद्र के भीतर रखेंगे। तो आपसे पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो देखिए बड़ा सा बना हुआ है, बड़ा सा आभासी बना हुआ है और सीधा बना हुआ है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो मैं आपको कंडीशन बोल देता हूं, आप उसको लिख लीजिए कि उत्तल लेंस का आवर्धन तब धनात्मक होता है, आवर्धन तब धनात्मक होता है जब, उत्तल लेंस का आवर्धन तब धनात्मक होता है जब वस्तु
F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, F1 व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, बीच हो। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको छाप ही लीजिएगा अपनी कॉपिया में। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, चलिए, तो उसके बाद इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा, इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वो होगा आपका आभासी, आभासी, उसके बाद आपका रहेगा सीधा और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा, ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे आप याद कर लीजिए, उत्तल लेंस का आवर्धन हमेशा माइनस होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन हमेशा माइनस होता है, एक कंडीशन में प्लस होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आइए अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो पहली बात, सामान्य से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने अधिक हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको इसकी मात्रा और इसकी प्रकृति बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम होगा अधिक कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा जी? ऋणावेश आएगा, तो ऋणायन बनेगा। क्या बनेगा जी? ऋणायन बनेगा। और अगर सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन है, सामान्य से कम है, तो धनायन बनेगा। कम कब होता है? जब उसने अपना त्याग दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो त्यागेगा तो क्या बनेगा? धनायन, और ग्रहण करेगा तो बनेगा ऋणायन। तो कम है तो धनायन, अधिक है तो ऋणायन। तो आपको प्रकृति पता चल गई है कि ऋणायन है वो। आवेश की मात्रा निकालनी है आपसे। तो आवेश की मात्रा क्यू का जरा मुझे फार्मूला बता दीजिए थी। फार्मूला 1 रेसिंग में जाते हैं ना, तो मुझे फार्मूला बता दीजिए, क्या होगा इसका फार्मूला? बताएंगे क्या आप? चलिए, मैं ही बता देता हूँ आपको। आवेश की मात्रा का फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू यू, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 दिया हुआ है, और E का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश मालूम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 16 पच्चे हो जाता है 80, एक अंक के बाद लगा के दशमलव, और गुणे हो जाएगा 10⁻⁻19, और आगे हो जाएगा कूलाम। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपके सामने एक ये लास्ट सवाल है, इसकी चर्चा मैं आपसे कल की क्लास में करने वाला हूँ, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं कल की क्लास में आपसे इसकी चर्चा करूँगा, और आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ये क्या होमवर्क रहेगा? अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, एफ दिया है 15, कितनी दूरी पर रखें, अर्थात आपसे यू पूछ रहा है। 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब ने भी दे दिया गया है, उसका आवर्धन भी आपको परिकलित करना है। तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि ये सवाल का है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, एकदम लल्लू सा सवाल है, लगा सकते हैं आप लोग इसको। अगला कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य अर्थात शक्ति उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको वही फॉर्मूला लिख के वहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख के आपको समझाना पड़ेगा। तो ये हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जाइए पढ़िए और पढ़ाइए।